हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नवंबर 2012 का पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। पेपर 1 का है ये। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेगा वो है कि सीखने संबंधी निर्योग्यता सामान्यता क्या है। तो उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। मतलब बोल रहा है कि जेनेटिक होता है क्या। औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, लड़कियों की तुलना में लड़कों में पाई जाती है, और अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध होते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, वैसा आंसर कभी नहीं लगाना है जो कि किसी से तुलना कराओ, गाँव देहात से, शहर गाँव से, इस तरह का देहात आंसर लड़का लड़की से कभी नहीं। और यहाँ तो खुद ही बोल रहा है कि औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में, तो ये औसत से जब श्रेष्ठ है तो ये कैसे हो सकता है डिसेबल। तो इसका आंसर पहला होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे में बढ़ रहा है एक बच्चा जो कि एक बच्चे में बीमारी बता रहा है और पूछ रहा है कि उसे जो है सो और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में उसे अंतर वो नहीं समझ पाता है कि क्या है अंतर उसका। तो ये अंतर पूछ रहा है कि अंतर आप बताइए कि उसका कौन सी बीमारी है। तो इसे डिसलेक्सिया बीमारी कहते हैं। इसका आंसर सेकंड होगा। ठीक है ना। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि सूचना के जो है चिंतन के सूचना प्रक्रम सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। ये आप एक टेलीफोन को आप देख सकते हैं, टेलीफोन से प्रोसेसिंग और सूचना जो इन्फॉर्मेशन का प्रक्रम एक ही है। तो ये आप जैसे कि अब दो अगर टेलीफोन है, ठीक है ना, और यहाँ से आपको एक हो जाए भेजने वाला और एक होता है रिसीवर, ठीक है ना, एक भेजता है एक रिसीव होता है। तो इसमें सबसे प्रक्रिया क्या स्टार्ट होती है। सबसे पहले तो प्री प्रोसेसिंग ही स्टार्ट हो जाता है। प्री प्रोसेसिंग करना स्टार्ट करेगा, उसके बाद उसे जो है उसे बांटेगा, कैटेगराइज करेगा, श्रेणीकरण करेगा कि किस में भेजना है और किसे भेजना है और कहाँ भेजना है। फिर वो क्या करेगा, चयन करेगा, ठीक है ना, प्रतिक्रिया का चयन करेगा कि इसका रिस्पॉन्स कैसा आ सकता है, इसका करेगा, और लास्ट में क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है ना, यहाँ तक जो है उसे पहुँचा देगा। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर जो है सेकंड होगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा है कि प्रतिभाशाली बच्चे जो है कैसे होते हैं। तो प्रतिभाशाली बच्चे जो है अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। इसका आंसर पहला होगा। मतलब वो निर्णय लेने में बहुत ही अपने आत्मनिर्भर होते हैं। बाकी बात इसमें देखता है कि शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, और आवश्यकता को अपनी बात की दृढ़तापूर्वक नहीं रख सकते हैं। इस तरह का जो है आंसर क्वेश्चन में नहीं हो सकता, क्योंकि इससे प्रतिभाशाली बच्चे का आंशिक पुनर्वलन पूछ रहा है। पुनर्वलन मतलब क्या होता है। पुनर्वलन मतलब होता है कि मोटिवेट करना, किसी को किसी काम के लिए फोर्स करना कि ये काम तुम्हें करना है, और अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसे बार बार इसी चीज़ का फोर्स करना कि जो है करो 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 करो, ठीक है ना। तो यहाँ दो तरह का फोर्स बताया जा रहा है, एक आंशिक पार्शियल बताया जा रहा है और एक बोल रहा है सतत, मतलब लगातार फोर्स करना, किसी को लगातार मोटिवेट करना, और एक होता है थोड़ा सा मोटिवेट करना, जब उसकी ज़रूरत है तब मोटिवेट करना। तो जाहिर सी बात है लगातार मोटिवेट करने से अधिक प्रभावी क्या होगा, आंशिक पार्शियल, मतलब कि सतत पुनर्बलन की अपेक्षा जो है अधिक प्रभावी होगा जो है आंशिक जो है प्रतिबल। तो इसका आंसर पहला होगा। फिर शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः कौन सी बीमारी होती है। तो इसका आंसर आपको जो है शारीरिक रूप से डिस्ग्राफिया, मतलब बच्चे जो है शारीरिक रूप से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, डिस्ग्राफिया। ग्राफिया मतलब क्या होता है, ग्राफिया मतलब होता है लेखन करना, किसी लिखने में समस्या आना। तो इसे आप याद कैसे करिएगा, याद करिएगा ग्राफ बनाना हो तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, किसी न किसी कॉपी में आपको लिखना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाना है तो लिखना पड़ेगा। तो ऐसे याद करिएगा डिस्थीमिया। थीमिया मतलब डिस सब अलग कर दीजिएगा। थीमिया मतलब क्या होता है, थीमिया मतलब होता है थिंकिंग करना, थ से थीमिया, थ से थिंकिंग। तो थिंकिंग करते हैं जब तो बहुत ज़्यादा तनाव होता है सर में। तो आप याद रखिएगा तनाव और तनाव। तो डिस्थीमिया में क्या प्रॉब्लम होती है, तनाव की प्रॉब्लम आती है। कैलकुलेट के जो है कैलकुलेशन आप इसमें करते हैं, गणित में करते हैं, तो ये गणित से समझ होगा। लेक्सिया मतलब डिसलेक्सिया, ठीक है ना। तो लेक्सिया मतलब क्या हो गया कि बच्चा, मतलब मान लीजिए सपोज करिए कि किसी को लकवा मार गया तो वो बोलने में अक्षम होगा, तो इसका मतलब है कि वो पढ़ने में भी अक्षम होगा। तो पढ़ने में जो है रीडिंग में जो है अक्षम क्या होता है, लेक्सिया। वहाँ पे आपको एक और शब्द वहाँ पे आपको दिखा होगा डिसमोर्फिया, ठीक है ना। तो मोर्फिया मतलब क्या होता है, भ्रम पैदा हो जाना, ठीक है ना। मतलब बच्चों को ऐसा लगता है कि जो है देखिए डिसमोर्फिया, तो भ्रम पैदा हो जाता है। तो इसको याद रखिए कि जो बच्चे मोर्फिया से याद करिए मारपीट करते रहते हैं उनको क्या होता है, भ्रम की समस्या ज़्यादा पैदा हो जाती है। तो किशोर जो है का अनुभव करते हैं तो आत्मसिद्धि जो है फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो है वो अनुभव करते हैं। फिर कौन सा गति निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तो इसमें देखिएगा फुदकना, दौड़ना, लिखना। तो सबसे इसमें अप्रोप्रिएट लिखना है, सबसे धीरे आप कौन सा काम करेंगे, लिखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत
सिद्धांत यही है कि वयस्कों से या जो है समूह से जो है क्या होता है, जो है सहायता लेकर किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो इसका आंसर पहला होगा इसका आंसर एक, सहयोगात्मक समस्या समाधान। उसके बाद हम लोग याद आते हैं तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो इसका आंसर 3 होगा, रूपीम कहलाती है। ठीक है ना, रूपीम कहलाती है क्योंकि आपको पता है सबसे पहले आपको वर्ण आता है, क ख ग घ जो आप पढ़ते हैं वो सब आता है, फिर शब्द आता है। ठीक है ना, शब्द का ये होगा और रूपीम का ये होगा, क्योंकि शब्द आपको पता है आता है, जाता है, खाता है, पीता है वो होता है। वाक्य आपको पता है वह जाता है, वह खाता है, तो ये थर्ड होगा। तो सबसे वर्ण से शब्द पहुंचेगा, शब्द से वाक्य पहुंचेगा, तो सबसे एक छोटी इकाई कौन सा हुआ, वर्ण हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्ण होगा, जो है इसकी सबसे छोटी इकाई पूछा है तो वर्ण होगा इसका। आगे बढ़ते हैं आप लोग। यहाँ पे आपसे 31 जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी जो है मानसिक आयु क्या होगा। मानसिक आयु आपसे पूछ रहा है तो मतलब कि यहाँ पे ये जो है इंटेलिजेंस है, IQ मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वो है आपको फॉर्मूला IQ बराबर, ठीक है ना, मेंटल एज बराबर रियल एज, या इसको कर लीजिए गुना नहीं, या जो है क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो IQ यहाँ देखिए बता रहा है बुद्धि लब्धि परीक्षण में उसका कितना है, 75 है। ठीक है ना, मेंटल एबिलिटीज़ में तो पूछ ही रहा है, तो इसे आप x मान लीजिए, कुछ नहीं दिया हुआ है तो। फिर ये जो है आपको एक्चुअल एज क्या बता रहा है, 16, इसको 100 से। अब इसे आप क्या कीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो जो है ये आपको जो है 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। अब आप इसे जो है एक दूसरे से जो है इक्वेशन को जो है सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको जो है ये जो है आपको x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर अगर आप करेंगे तो 75 इंटू 4/25 से आप जो है करिएगा तो आपको 3 4 जा जो है 12 आएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 12। तो ये आप जो है इक्वेशन याद रखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जो है आगे आपको ये ध्यान रखे। ठीक है ना, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे बुद्धि लब्धांश सामान्यतः क्या होता है, उच्च होता है। इसका आंसर जो क्या होगा, इसका आंसर होगा उच्च होता है ये। निम्नलिखित में कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से प्रेरणा अभिप्रेरित करता है, तो ये बात तो वैसे याद रखिएगा कि जो भी व्यक्ति का व्यक्तिगत जो है संतुष्टि होता है या व्यक्तिगत उसका कॉन्शियस होता है, जो अंदर से वो खुद से मोटिवेट होता है वही इसका, क्योंकि यहाँ पे बाध्य कारण नहीं हो सकता, सफलता से बचने का मोटिवेशन कभी नहीं हो सकता है, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों को चयन करने का ये भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपको व्यक्तिगत संतुष्टि मतलब लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसका सबसे बड़ा व्यक्तिगत संतुष्टि होना चाहिए। बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत यहाँ पूछ रहा है कि क्या निहितार्थ होगा, सिवा एक का अलग आपको छांटना है। तो यहाँ पे बहुबुद्धि मतलब क्या होता है, मल्टीपल सिद्धांत। तो विषयों को विभिन्न तरीकों से समझना, जाहिर सी बात है जब आप बहु देख रहे हैं तो बहु का मतलब ही हो रहा है कि बहुत तरीके से आप उसे सीखेंगे। विविध तरीकों से सीखने का आकलन करना भी हो सकता है। संवेग आत्म बुद्धि लब्धि से भिन्न होता है, ये नहीं होगा, यही इसका आंसर होगा। और बुद्धि पर मतलब कि अगर इसका आंसर पूछा जाए तो इसका आंसर यही होगा आपको। और बुद्धि प्रक्रम विक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जा सकता है। ठीक है ना, बुद्धि प्रक्रम प्रक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जा सकता है। तो इसमें बोला है सिवा, इसीलिए आपको एक्सेप्ट है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें आपको ये भी पॉजिटिव दिखा रहा है कि जो है एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो सही बात है, अगर आपके पास मल्टीपल आपका दिमाग काम करता है तो आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इसका आंसर अप्रोप्रिएट आंसर तीसरा होगा। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया गया और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकन होने की सर्वाधिक संभावना है, तो निर्धन परिवार वाले लड़कों की अपेक्षा धनी सामाजिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, दोनों समान अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़कों की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला अधिक अंक प्राप्त कर सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। तो आप ये याद रखिएगा, जब भी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि जब भी आपको तुलना करने को बोले कि वो उससे अच्छा हो जाएगा, वो उससे ख़राब हो जाएगा, नहीं होगा। और समान अंक प्राप्त करेगा, ये कैसे हो सकता है, कौन किस सिचुएशन में है, किस उसका वातावरण कैसा हुआ है, कैसा वो पढ़ा लिखा, कैसा वो मेहनत कर, ये दोनों अंक समान कैसे ला सकते, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। ये इसका आंसर होगा 4th।
आगे आ जाते हैं कि सीखने के आकलन से संबंधित सिवाय इसमें भी बोल रहा है, मतलब आपको इसमें पूछ रहा है एक्सेप्ट बोला है। एक्सेप्ट याद रखिएगा, एक शब्द बहुत अच्छा होता है एक्सेप्ट और नॉट, अगर इसको ध्यान नहीं रखे तो फिर वो क्वेश्चन गलत। सीखने के आकलन से तो विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ हो से वो सीख सकता है, विद्यार्थियों की क्षमताएं भी उसके मदद करती है सीखने, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं भी सीखने में, लेकिन विद्यार्थियों की त्रुटियाँ उसको सीखने में मदद नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सशक्त विद्यालय अपने विद्यालय में निम्नलिखित योग्यता में से किसे सर्वाधिक मान्यता देगा। यहाँ पे टीचिंग का बच्चों से नहीं या टीचर से पूछ रहा है। टीचर के बारे में आप क्या कहेंगे, तो प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि अगर उसमें अधिक होगी, कम्पिटेटिव एप्टीट्यूड अधिक होगा, तो वो बच्चा जो है टीचर क्या कर सकता है। और भी क्या है, एक सशक्त विद्यालय पूछ रहा है, ठीक है ना। सशक्त विद्यालय निम्नलिखित योग्यता में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा, तो वह कम्पिटेटिव को देगा, क्योंकि सशक्त विद्यालय है। और साथ में जो है शिक्षक से पूछ रहा है, तो क्या होगा, शिक्षक हमेशा जितना अधिक कम्पिटेटिव होगा उतना अधिक उसके अंदर ज्ञान का सृजन होगा। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका से कोई उत्तर नहीं पूछने पर मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्नों के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह राय क्या प्रदर्शित करती है, ये बताना है। तो इसमें जो है बोल रहा है कि राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही, इस तथ्य से परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने में योग्य नहीं है। तो ये बात हमेशा रखिएगा, जब भी किसी बच्चे के बारे में अयोग्य योग्य मतलब उसे नेगेटिव दिखा रहा है, तो वो असर कभी नहीं हो सकता है। अपने सवालों के प्रति थोड़ा घबरा गई है। टीचर खुद की सवाल पूछ रही है, सवाल पूछने में क्या घबराहट होगी, ठीक है ना। तो मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका, ठीक है ना। जब भी आपको इस तरह का कोई बात करे कि लड़की से न पूछ के लड़का से पूछ रहा है, तो वो रूढ़िवादिता है। लड़का से पूछ के लड़की के, तो वो जो है लिंग रूढ़िबद्धता मतलब लिंग भेदभाव कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर चौथा होगा, ये याद रखिएगा। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या हो सकता है। तो इसमें देखिए, जब भी मैंने आपको बताया कि लड़का लड़की अगर संगीत प्रतियोगिता में लड़की की अपेक्षा लड़का हो तो गलत कर दीजिएगा। शिक्षकों द्वारा लिंग पक्षपात भेदभाव का अधिसंज्ञान लेना, ये हो सकता है। और पुरुष महिला के समान भर्ती, ये भी गलत होगा। विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के जब भी कोई शब्द कड़ाई का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना। और भी बच्चों से संबंधित मतलब स्ट्रिक्ट बात को जो है पूरा राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी कहा गया है, कोई भी जो है काम बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट भेदभाव नहीं किया जा सकता, स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, तो ये गलत होगा। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयोगी, मतलब एक वंचित बच्चा है, मतलब गरीब है, उसको जो है बुलाना है, तो उसको लगातार स्कूल आए तो उसके लिए क्या कर सकता है, रोज़ पैसा दीजिए, तो ये गलत होगा। रोज़ पैसा देकर किसी को नहीं बुलाया जा सकता। आवासीय विद्यालय यही सबसे अभी तो यही लग रहा है। बच्चों को विद्यालय आने के लिए अनुमति न देने पर मैंने पहले कहा कानूनी दंड या इस तरह का कोई भी बात हो बच्चों से, तो ये गलत हो जाएगा। और विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने के लिए व्यक्ति को नियुक्त किया जाए प्रतिदिन, ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि रोज़ इतने सारे बच्चों को लोग घर घर जाके कहाँ से ढूंढेंगे। तो सबसे अच्छा है कि आवास ही उपलब्ध करा दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। बच्चे वहीं रहेंगे, वहीं सब कुछ करेंगे। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, मतलब इसमें बोल रहा है कि सिवाय, यहाँ भी आपको अतिरिक्त बोल रहा है, एक्सेप्ट बोल रहा है, ठीक है ना। तो समावेशन मतलब क्या होता है, सबको साथ लेकर चलना। तो इसमें जब सबको साथ लेकर चलेंगे तो क्षमता का समर्थन हो ही जाएगा, संवेदनशील बना ही देगा, और अभिभावक की भागीदारी जो है ये सही है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर जो है आपको पृथक्करण होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का उचित स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। तो यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, यह व्यक्तिगत भिन्नता को, ठीक है ना, यह व्यक्तिगत भिन्नता को संतुष्ट करता है। इसका आंसर तीसरा होगा। विकास के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय, ठीक है ना, सामग्री का चयन करते समय क्या चीज़ ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है, बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना। तो उसके लिए सबसे पहले तो विद्यार्थी होना चाहिए, और विद्यार्थी में क्या ज़रूरत होना चाहिए, समावेशन होना चाहिए, मतलब सभी बच्चे समान होते हैं, मतलब एक साथ लेकर होना चाहिए, मतलब सब कुछ समान, उसमें समान दिखाना चाहिए, सबके बारे में समान सोचना चाहिए। तो इसका आंसर तीसरा होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्तम लाभ यह है कि विद्यार्थी में विभिन्न विषयों के प्रकरण के प्रति नापसंदी, तो पहला ही आंसर नापसंदी हो गया। तो पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों, शिक्षक के लचीलेपन का अनुभव, पाठ्य योजना बनाने के साथ संबंध आ जाता है, लचीलापन हो जाता है, तो ये सब नेगेटिव है। विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना, यही होगा। प्रकरण के विविध, जिसमें परंपरागत पाठ्यचर्या को जो है की जाने की आवश्यकता है, से शिक्षक अभिभूत होने की कम संभावना है। तो इसका आंसर थर्ड होगा। शिक्षक
के अलावा निम्नलिखित में सभी के लिए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। शिक्षक क्या कर सकता है, सिवाय इसमें भी है तो याद रखिएगा, अलावा है तो मतलब क्या कर सकता है। मान लीजिए एक बच्चे को आपने प्लेन बनाने के लिए कहा है, एक लकड़ी का प्लेन बनाओ, तो आप क्या करेंगे, उसे बहुत सारा सामग्री देंगे जिसमें कहा गया है कि मुक्त अंत आप सामग्री उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। आप उसे भरपूर अतिरिक्त समय देंगे, ठीक है। उसके बाद से मुक्त खेल के लिए समय देंगे, ठीक है ना। मुक्त खेल मतलब जितना तुमको चाहे उतना खेलो। और इसमें क्या करा है, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनके परिपूर्णता की अपेक्षा, परिपूर्णता मतलब क्या होता है, उससे अगर बच्चा ये आप लकड़ी का जो है एक प्लेन बनाने की कोशिश कर में लगा हुआ है तो आपका ये कंडीशन रख देंगे कि नहीं, तुम्हें अगर तुम शुरू कर रहे हो तो इसे पूर्ण नहीं करना होगा, तो ये कंडीशन अपनी एक टीचर नहीं रख सकता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसका आंसर थर्ड होगा। वे विद्यार्थी जो है समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा रखते हैं, वो क्या करते हैं, वो निष्पादन उपागम अभिविन्यास मतलब परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन होते हैं। मतलब उनका परफॉर्मेंस अच्छा से अच्छा अप्रोच हो, इसके बारे में वो सतर्क होते हैं। प्राथमिक शिक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक क्या करेगा, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य निश्चित करना चाहिए। इसका आंसर 2 ही होगा, बाकी बात और कोई दिख भी नहीं रहा है, इतना अप्रोप्रिएट। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन से विषय, अगर आप एक टीचर हैं और नर्सरी कक्षा में कोई बच्चा रहा तो सबसे पहले आप उससे क्या पूछेंगे, उसके परिवार के बारे में पूछेंगे। वो ज़्यादा बेहतर बता पाएगा अपने परिवार के बारे में कि उसके परिवार में क्या क्या है। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, बच्चे स्वयं नहीं सुधार सकते। कोई त्रुटि होती है तो उन्हें किसी न किसी के सहारा की जरूरत पड़ती है। यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक व्यवस्था असफल हो गई है। यही इसका आंसर होगा। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये गलत होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम पूरा कराना मेन मकसद नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी भी एग्जाम में पाठ्यक्रम पूरा कराना नहीं, बच्चों को समझाना में प्रत्येक त्रुटि, ठीक है ना, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा, इसलिए आप टीचर थक जाएगा, इसलिए ये नहीं हो सकता, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का मतलब समस्या का समाधान करना, इसके लिए सबसे अच्छा क्या चीज़ होगा, तो समस्या कथन में संकेत जो है अंतर्निहित रूप से ही होता है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित होता है। समस्या मौलिक होती है, सभी उत्तर प्राप्त करने वाला समाधान होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत, तो यहाँ पे समस्या कथन के अंतर्गत ही जो है होता है, ये होगा इसका आंसर।